100% कोटा फ्री में की बात याद रखें कि परवरदिगार अगर चाहे तो वक्त बदलने वक्त नहीं लगता। खराब मतलब इतने अच्छे नहीं थे कि हम काफ़ी एक्सपेंसिव बकरा खरीदे। यूट्यूब चैनल से कमेंट्स को क्यों ऑफ कर दिया है। मुझे ये पेन के बारे में इतना डर था और ये तकलीफ़ के बारे में अंदाज़ा ही नहीं था गिव अवे का विनर कैसा सिलेक्ट करता हूँ। स्टार्ट करने का मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है। कुछ ऐसे हाश और कड़वे सच है जो सामने आए क्योंकि उम्मीद किसी को दिलाना। जो लोग कहते हैं कि भाई इतना एक्सपेंसिव है तो सब कैसे अफोर्ड करेंगे, तो क्वेश्चन मार्क ये भी आता है कि मर्सिडीज एक्सपेंसिव होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मर्सिडीज को मारुति के भाव में बेच के सब। आप अगर गांव वालों को बेवकूफ़ समझे तो शायद आप बेवकूफ़ रहे। रहता था और 20 साल पहले भी एक भी बकरा लाख सवा लाख शिलाजीत खिला के, लेकिन ये झूठ है। शिलाजीत से गर्म नहीं किया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं परवरदिगार का शुक्र करूँगा कि हमारे चैनल के ऊपर HD गोट फार्म के ऊपर 90% जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सब जेन्युइन और क्वालिटी सब्सक्राइबर्स हैं। हाय, हेलो, नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स ऑफ HD गोट फार्म्स। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरे भाइयों को और जो मेरे सब्सक्राइबर्स को स्किपिंग करने का शौक़ है वीडियोस, प्लीज़ ये वीडियो ना देखें, आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम होगा। क्योंकि ये वीडियो के अंदर मेरी पर्सनल पर्सनल लाइफ शेयर कर रहा हूँ और कुछ ऐसी बातें शेयर कर रहा हूँ जिससे काफ़ी लोगों की गलतफहमियाँ दूर होनी चाहिए और काफ़ी लोगों के सवाल का जवाब मिलना चाहिए। और कुछ ऐसे हाश और कड़वे सच है जो सामने आएंगे। तो वीडियो स्किप करने से कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ ये वीडियो वही देखें जो बकरों के असल शौकीन हो और HD गोट फार्म्स के चाहने वाले हो। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि माफ़ी चाहता हूँ कि मैं 4-5 दिन से ऑनलाइन नहीं आ पा रहा हूँ और मैं आप लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि 10 तारीख को अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्च को जब मैं फार्म से लौटा तो मुझे इस कदर रात को पेट में दर्द हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और पूरी रात भर मैं तड़पता रहा और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यह पेन क्यों हो रहा है। मेरा दर्द पेट से लेके फसली तक जा रहा था और मुझे ऐसा लगा कि गैस्ट्रिक होगा और या कॉन्स्टिपेशन की वजह से होगा या एसिडिटी होगी। तो 10 की रात तो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। 10 की रात को जो मैं फार्म से आने के बाद खाना खाया वो भी पूरा उल्टी होकर निकल गया। 11 तारीख को भी उसी तरीके का पेन था। मैंने काफ़ी गोलियां खाया जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन को लेके या एसिडिटी को लेके, लेकिन 50% फ़ायदा हुआ और 50% नहीं हुआ। तो 11 तारीख भी वैसे ही निकल गई, लेकिन कुछ चाहने वालों ने, कुछ पहचान वालों ने कहा कि बेटर है कि एक आप सोनोग्राफी करा लो जिससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या हुआ है। तो 12 तारीख को मैं एडमिट हुआ और मेरी सोनोग्राफी भी हुई हॉस्पिटल के अंदर क्योंकि मेरे से पेन बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। और सोनोग्राफी में कुछ 12 mm का स्टोन निकला है किडनी के ब्लैडर के अंदर और डॉक्टर्स ने यही बताया कि अगर ये स्टोन छोटे साइज़ का होता तो ऑपरेट हो सकता था, लेकिन ये स्टोन काफ़ी बड़ा है जिसकी वजह से इसका ऑपरेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो हम 2 दिन के अंदर आपके सब टेस्ट करेंगे क्योंकि कोविड का टाइम भी चल रहा है, कोविड का भी टेस्ट होगा और काफ़ी सारे टेस्ट है।
एक्सरे है, ब्लड टेस्ट है और काफ़ी टेस्ट है। वो सब टेस्ट के रिपोर्ट्स आ जाएंगे 2 दिन में और उसके बाद हम आपका 2 दिन के अंदर ऑपरेशन करेंगे। मुझे ये पेन के बारे में इतना डर था और ये तकलीफ़ के बारे में अंदाज़ा ही नहीं था, तो उस वजह से हॉस्पिटल में ही था मैं, इंतज़ार कर रहा था रिपोर्ट्स का। इस वजह से मैंने व्हाट्सअप स्टेटस पे भी डाला था कि प्लीज़ आप दुआ करें कि 2 दिन के अंदर मेरा ऑपरेशन है और सब खैरियत से हो जाए। लेकिन दिल से, तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और परवरदिगार का सबसे पहले शुक्र करता हूँ कि इतने चाहने वाले दोस्त और फैमिली मेम्बर्स और एक ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली और व्हाट्सएप फैमिली और बकरों के शौक़ के रिलेटेड इतनी चाहने वाली और सपोर्टिव फैमिली मिली है कि 95% लोगों का मुझे मैसेजेस आए पर्सनल के अंदर कि भाई किसी भी हालत के अंदर ऑपरेशन मत कराना, ख़ासकर किडनी स्टोन का, क्योंकि किडनी स्टोन का ऑपरेशन कराने से 95% वो स्टोन का रूट नहीं निकलता है और वो रूट के अंदर विद टाइम वापस से स्टोन डेवलप हो जाता है। तो उसका ऑल्टरनेटिव्स काफ़ी है, आप वो ट्राई करें। बहुत लोगों ने अलग अलग रेमेडीज़ बताई, तो इस वजह से मैंने डॉक्टर को टाला हूँ और कल ही मुझे डिस्चार्ज मिला। टेम्पररी मेडिसिन्स मैंने लिया हूँ और टेम्पररी मेडिसिन्स से मुझे आराम है और मैं कल ही डिस्चार्ज होके आया। तो आज सोचा, तो सबसे पहले मैं सोचा कि आप सबके सामने एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। सबसे पहले आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों की दुआओं की वजह से अभी काफ़ी पहले से तबीयत मेरी सही है और अभी कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर्स से भी मैं कंसल्ट कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार कोई दूसरी जगह से भी एक्सरे और सोनोग्राफी कराऊँ कि क्रॉस वेरीफाई करूँ कि कितना रिज़ल्ट सही है और 2-3 डॉक्टर्स का मशवरे लेने के बाद ही किसी स्टेप पे आगे जाऊँगा इंशाल्लाह। बहरहाल वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये वीडियो मेरी 5 लोग भी दिल से देखें, कंप्लीट देखें, मेरे लिए बहुत है ये वीडियो के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि ये मेरा जो चैनल है HD गोट फार्म अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइजेशन के केपेबल है काफ़ी टाइम से। लेकिन ये चैनल स्टार्ट करने का मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है। मोनेटाइजिंग का मतलब ही होता है कि आप वो चैनल के थ्रू पैसा कमा सकते हैं और वो चैनल के थ्रू आप पैसा व्यूज़ के ऊपर, लाइक्स के ऊपर, कमेंट्स के ऊपर नहीं कमाते हैं। जब आप उसके ऊपर मोनेटाइजिंग शुरू करते हैं, मोनेटाइजिंग का मतलब होता है कि जब वो वीडियो जो आप बना के लॉन्च करते हैं, वो वीडियो के ऊपर अगर आप एड्स स्टार्ट करते हैं, वो एड्स जितने रन करते हैं आपके वीडियोस पे या आपके चैनल पे, उसके थ्रू आपको पैसा मिलता है। मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह इतने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं मेरे पास, इतना व्यू टाइम अवेलेबल है मेरे पास, इतना अचीव हो गया है मेरा कि मैं आराम से इसको मोनेटाइज कर सकता हूँ। लेकिन मैंने इसको मोनेटाइज नहीं किया क्योंकि मुझे पैसा कमाना मकसद नहीं है। मेरा मेन मकसद है कि जो मेरे पास नॉलेज है बकरों के रिलेटेड, जो भी थोड़ी भी नॉलेज है, वो मैं अपने दूसरे भाइयों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये जो बकरों का शौक़ है मेरा, ये माफ़ करना क्योंकि अभी तक मेरा पूरा क्योर नहीं हुआ है पेन, तो खाली सबसाइड किया गया है दवाइयों की वजह से। तो आई एम सॉरी। सबसे पहला करंट क्वेश्चन काफ़ी लोगों का रहा है कि मैंने अपने YouTube चैनल से कमेंट्स को क्यों ऑफ कर दिया है।
बात ये है कि कुछ लोगों ने मुझे काफ़ी इनडायरेक्टली टॉन्ट्स मारा कि आपका ही चैनल है, आपके ही सब्सक्राइबर्स हैं और इसी वजह से मैक्सिमम जितने भी आपको कमेंट्स आते हैं सब अच्छे अच्छे ही आते हैं और अगर कुछ ख़राब आते भी रहेंगे तो आप डिलीट कर देते रहेंगे। और मेरा मानना ये है कि चलो ठीक है, अगर आपकी बात सही है, लेकिन इसके पीछे फैक्ट ये है कि मैंने पर्सनली सोचा कि अगर कोई मेरा और HD गोट फार्म का सच्चा चाहने वाला होगा, वो मेरी वीडियो ज़रूर देखेगा और अगर उसको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी जवाब हो, कोई भी कमेंट हो, शेयर करना हो, डिस्कस करना हो, वो डेफिनेटली मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। इसी वजह से मैंने यूट्यूब के कमेंट्स ऑफ़ कर दिया, क्योंकि एक बात ये भी होती है कि ज़्यादा तारीफ़ सुनने के बाद इंसान 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, जो मैं नहीं पहुंचना चाहता हूं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, लेकिन ज़मीन पे ही रहूं तो बेहतर है। तो अगर डेफिनेटली आपको कोई भी मुझे कमेंट करना हो या कोई भी आपका मशवरा शेयर करना हो, कोई भी आपका सवाल हो, तो आप डायरेक्टली मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9821630118। आप डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन करें, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दूसरा, मुझे 110% फ़ायदा ये हुआ कि ये जो 4 दिन पहले मुझे किडनी स्टोन का अटैक, पेन का अटैक आया, जिसकी वजह से मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, तो उस वक्त मुझे पता चला कि कितने वेल विशर्स और गुड विशर्स और चाहने वाले हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया, सिर्फ और सिर्फ ये मेरा एक व्हाट्सएप स्टेटस देख के। तो मुझे लगा कि मैंने कोई गलती नहीं किया यूट्यूब का स्टेटस, मतलब यूट्यूब का कमेंट बॉक्स ऑफ करके, क्योंकि जो लोग हकीकत में टच रखना चाहते हैं और जो लोग हकीकत में आपके वेल विशर्स होते हैं, वो डेफिनेटली आपको किसी भी तरीके से कांटेक्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 400 से ज़्यादा मैसेजेस आए व्हाट्सएप के ऊपर, सिर्फ एक स्टेटस देख के कि मेरी तबीयत सही नहीं है, 2-4 दिन में ऑपरेशन है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। किडनी स्टोन के रिलेटेड ऑपरेशन है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। ये सिर्फ एक छोटा सा स्टेटस देख के व्हाट्सएप पे मेरे को कम से कम 400 मैसेजेस आए। मैं हर मैसेज करने वाले का रिप्लाई नहीं दे पाया, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था, पेन इतना था कि मैं मोबाइल उठा नहीं पा रहा था। लेकिन तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और एक बार फिर आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी मेरे वीडियो के ऊपर कोई भी सवाल हो या कोई भी आपको क्वेश्चन हो या पूछना हो या डाउट हो, या अगर आपको तारीफ़ करना हो 100%, प्लीज़ आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, मुझे तहे दिल से खुशी मिलेंगी। जज़ाकल्लाह। अब दूसरा सवाल, अब जो सवाल मैं पुट अक्रॉस करने वाला हूँ वो काफ़ी हॉट केक सवाल है कि ये गिव अवे क्यों दिया जाता है। और ये गिव अवे देना एक पब्लिसिटी और मार्केटिंग स्टंट तो नहीं, या सब्सक्राइबर्स गेन करने का तरीका तो नहीं, या सिर्फ दिखावा है। तो एक कुछ बातें आपको डाउट्स हैं जो क्लियर करता चलूँ। पहली चीज़, इंसान सब्सक्राइबर्स इस वजह से बढ़ाता है कि उसके व्यूज़ बढ़ें, और अगर उसके व्यूज़ बढ़ते हैं तो वो मोनेटाइजिंग, उसका चैनल मोनेटाइज होने के केपेबल होता है। मोनेटाइज उसे कहते हैं कि आप जब मोनेटाइज केपेबल हो जाते हैं
तो आप अपने वीडियोस और चैनल के ऊपर एड्स शुरू कर सकते हैं, और वो एड्स शुरू करने के बाद ही आप यूट्यूब से कमा सकते हैं पैसे। 2 साल पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने सब्सक्राइबर्स थे और इतने मेरा व्यू टाइम हो चुका था कि मैं मोनेटाइजिंग शुरू कर सकता था। लेकिन आपने देखा रहेगा आज तक मेरे कोई भी वीडियोस पे एड्स मैंने ऑन नहीं किया हूँ। इसका मतलब है मैंने मोनेटाइजिंग शुरू नहीं किया हूँ। तो इसका क्लियर मतलब ये है कि मेरा मकसद यूट्यूब से वीडियोस बना के पैसे कमाना नहीं है। दूसरी चीज़, जब मुझे पैसे कमाने का मकसद नहीं है यूट्यूब से, तो मेरा मकसद ये नहीं है कि जो सब्सक्राइबर्स मुझे मिलते जाए सिर्फ मिलते जाए, और वो सब्सक्राइबर्स बढ़ाना भी मेरा मकसद नहीं है। मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं परवरदिगार का शुक्र करूँगा कि हमारे चैनल के ऊपर HD गोट फार्म के ऊपर 90% जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सब जेन्युइन और क्वालिटी सब्सक्राइबर्स हैं, सिर्फ क्वांटिटी नहीं है। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरी कोई भी बकरे की वीडियो अपलोड भी होती है, 99% बकरे अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार के फ़ज़ल से और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े के अंदर, उनके आल के सदक़े के अंदर बिक जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा सब्सक्राइबर्स बेस है मेरा यूट्यूब फैमिली का, और इसका परवरदिगार का मैं शुक्र करता हूँ कि हमारी इतनी अच्छी फैमिली है। और मकसद क्या है गिव अवे का, मैं आज आपको बताता हूँ। मेरे बचपन की तरफ अगर आप चले तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उस फैमिली से आते हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम के ऊपर इनकम टैक्स भरती थी। मतलब इनकम टैक्स अंग्रेज़ों के टाइम पे भरना मतलब काफ़ी बड़ी बात होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नागपाड़े के अंदर, हम लोग नागपाड़ा से हैं, पूरे नागपाड़ा के अंदर जब गिनती की गाड़ियाँ रहती थी, उस टाइम पे हमारे पास 3 गाड़ियाँ रहती थी अंग्रेज़ों के ज़माने के अंदर। लेकिन कहते हैं कि वक्त बदलता है, जैसे दिन और रात आती है वैसे वक्त और हालात बदलते हैं। हालात अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे थे, उसके बाद काफ़ी ख़राब हुए, लेकिन वो परवरदिगार की मसलहत थी। फिर जो मेरे डैडी है काफ़ी हार्ड टाइम से गुज़रे अपनी ज़िंदगी के अंदर। और मतलब मेरे डैडी, मेरे मतलब चाचा, डैडी के फैमिली काफ़ी हार्ड टाइम से गुज़रे। बचपन से उनको काम करना पड़ा, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते थे मेरे डैडी। तो जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे हमारे हालात इतने ख़राब, मतलब इतने अच्छे नहीं थे कि हम काफ़ी एक्सपेंसिव बकरा ख़रीदें। तो और बचपन से शौक़ था मुझे बकरों का, कि आपको मैं कहूँ कि जब हम बकरा ईद आती थी नज़दीक, और बकरा ईद के आने से 15 दिन 20 दिन पहले ही मुझे बकरों के ख्वाब आना शुरू हो जाते थे। मुझे इतना शौक़ था बकरों का। तो 15-20 दिन पहले से मैं पीछे पड़ जाता था डैडी के कि नहीं बाबा, हमको जाना है जाना है जाना है, देवनार जाना है, बकरा लाना है, बकरा लाना है, बकरा लाना है। तो उस वक्त से मुझे बकरों का इस कदर शौक़ था, मतलब हद से ज़्यादा शौक़ था। लेकिन हालात उतने ज़्यादा हाई नहीं थे जैसे दादा के ज़माने में थे। तो जब हम जाते थे, और ये भी बताता चलूँ कि जब मेरे डैडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ऑफिसर थे, मेरे मम्मी जो है वो टीचर रही है, माशाल्लाह से 27 इयर्स टीचिंग की है।
और हम लोग बॉम्बे के अंदर नागपाड़ा एरिया में रहते हैं। तो जब हम देवनार जाते थे तो डैडी बोलते थे कि देख बेटा, अपना 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये का मैक्सिमम 18 हज़ार रुपये का बजट है और अपने को इसमें ही बकरा लेना है। तो उस टाइम पे मेरा शौक़ सबसे ज़्यादा था कि मुझे बड़े वाले सोजात पसंद आते थे, सफ़ेद कलर के बड़े सोजात बकरे, और फिर उसके बाद अजमेरा है, सिरोही है, क्योंकि वही ये सब बजट में आते हैं। अब मैं ये बात कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली आप पकड़ के चले 20 साल पहले की। 20 साल पहले 15 हज़ार रुपये का बजट रहता था और सोजात आना तो उस टाइम पे भी मुश्किल था, क्योंकि सोजात भी उस टाइम पे कम से कम 30-35 हज़ार रुपये का आता था जो बड़ा सोजात रहता था। तो उस टाइम पे सिर्फ सिरोही और अजमेरा देखते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि हकीकत है कि जो कुर्बानी होती है वो ना नस्ल पे होती है, ना गोश्त पे होती है, ना चमड़ी पे होती है, ना कलर पे होती है। जो कुर्बानी जाती है परवरदिगार के पास वो खालिस आपकी नीयत और पसंद है। तो जो बकरा आपको पसंद आए, चाहे वो 5 हज़ार रुपये का बरबरा हो या 5 लाख का बकरा हो, अगर आपको पसंद आता है और अगर आपकी नीयत साफ़ है और खालिस नीयत है, वही नीयत जाती है। तो उस टाइम पे अजमेरा और सिरोही हम लाते थे जो पसंद आता था। लेकिन उस टाइम पे भी मैं आपको बताऊं, 20 साल पहले, उस टाइम पे भी एक एरिया रहता था कुएं के पास। अभी तो वो कुआं मेरे ख्याल से शायद निकाल दिया गया है। जैसा धक्के पे जहाँ से बकरे उतरते हैं, वहाँ से जब आप उतरते हो सामने ही कुआं रहता है, और वो कुएं का जो सामने का रोड है उसको वार्डन रोड कहते थे या कफ परेड कहा जाता था बकरों का, क्योंकि वहाँ पे सब सिलाजीत वाले कोटे लाके बेचते थे। और आप हकीकत माने कि ये 20 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, देवनार के अंदर की बात है। 20 साल पहले भी तो जो कफ परेड का एरिया था, कुएं की पूरी जो लाइन थी, कुएं से लेके जहाँ से बैल का बिकना शुरू होता है वहाँ से कुएं तक, सब सिलाजीत वाले बकरे लाके खूटे पे बांधते थे। एक एक बकरा खूटे पे बनता था, और कोई भी बकरा आप बिलीव करिए 70, 80, 90 किलो से ऊपर नहीं रहता था। सब कोटे रहते थे। उनकी खासियत ये रहती थी, आगे की गर्दन काली, पीछे का बॉडी सफ़ेद, लंबी बॉडी रहती थी। हाइट मैक्सिमम 38, 39, 40, उससे ऊपर का कोई बकरा नहीं रहता था। हाइट वाला बकरा नहीं देखा जाता था, लंबाई वाला बकरा देखा जाता था। छोटी सी रस्सी के ऊपर, 2 फुट की रस्सी के ऊपर बकरा खूटे पे बंधा हुआ रहता था। और 20 साल पहले भी एक भी बकरा लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के नीचे नहीं रहा था। ये मेरी पर्सनल देखी हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी बकरे की आप कीमत पूछो सिलाजीत वालों से, लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 1,10,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए। उस टाइम पे मैंने मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का बकरा देखा था। और हाँ, वो 2 लाख का बकरा मैक्सिमम 110 या 120 किलो का रहेगा, उसके ऊपर का नहीं था वो। लेकिन सब ब्लैक एंड वाइट या ब्राउन एंड वाइट या रेड एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में, लंबे कान, गोल घूमे हुए टेढ़ी बाकी सींग, कोटे, और उनको सिलाजीत वाले बकरे ही कहते थे, कोटे बकरे। और गरम बेहद, क्योंकि कोटे तो बाय डिफॉल्ट गरम होते हैं। तो पहले हम लोग सोचते थे कि इनको गरम करते हैं सिलाजीत खिला के, लेकिन ये झूठ है। सिलाजीत से गरम नहीं किया जाता है कोटे को। कोटा, ये आपको आगे बताऊंगा, बाय डिफॉल्ट गरम होता है। तो उस टाइम पे परवरदिगार से मैं दुआ करता था कि या अल्लाह, इतना अता कर कि मैं एक कोटा तेरी बारगाह में कुर्बानी कर सकूं, एटलीस्ट ज़िंदगी में एक वक्त, एक टाइम कुर्बानी कर सकूं। परवरदिगार ने वक्त बदला। कहते हैं कि परवरदिगार को वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। तो मैं अपने हर भाइयों को कहूँगा कि किसी भी भाई जो भी नीयत अपनी साफ रखता है, परवरदिगार से नाउम्मीदी करना कुफ्र है।
इतनी बात याद रखें कि परवरदिगार अगर चाहे तो वक्त बदलने वक्त नहीं लगता। और वैसे ही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त था कि जब मैं दुआ करता था कि परवरदिगार मुझे एक कोटा दे कि मैं एक कोटे की कुर्बानी कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे फार्म के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार का करोड़ों शुक्र है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का सदका है, मेरी माँ की दुआ है, मेरे माँ बाप की दुआ है इंडीड कि आज एक नहीं 20 कोटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या उससे भी ज़्यादा रहेंगे। तो मेरा पर्सनली मानना है कि कोटे के बकरे एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि कोटा बकरों के अंदर मर्सिडीज़ है। अब ये मर्सिडीज़ ऐसी है कि इसकी डुप्लीकेट भी मिलती है, ठीक है, और वो डुप्लीकेट को कट्टू कोटा कहते हैं, जिसके ऊपर आप कितनी भी मेहनत करें वो ना बढ़ता है ना खुलता है, ना उसके अंदर रुबाब आता है। पहले बकरे से नवाजा था 2009 में, जो मैंने पालना शुरू किया। पहला कोटा मैंने कम से कम 6-7 साल पहले ख़रीदा था। 7 साल हो गए ख़रीद के पहला कोटा मुझे। तो 7 साल में 7-8 साल हो गए, ये 8वां साल चल रहा है जो मैं सिर्फ़ और सिर्फ कोटे के अंदर काम करता हूँ। तो मैंने देखा हूँ कि कोटे के अंदर भी कट्टू कोटे मिलते हैं और वही कट्टू कोटे देवनार में भी बिकने आते हैं कि जो इंसान कट्टू के दाम में कोटे बेच रहा है, जबकि उसको पता है कि वो कोटे का दाम एक्सपेंसिव है, तो वो क्यों बेच रहा है? तो अगर बेच रहा है तो 2 पॉसिबिलिटी है। पहली कि उसकी गाड़ी का इंजन ही अलग है, मतलब वो मर्सिडीज़ ही नहीं है, मर्सिडीज़ का ढांचा है, अंदर से इंजन ही उसका अलग है। दूसरा, वो चोरी की मर्सिडीज़ है। तीसरा, वो मर्सिडीज़ के अंदर कोई ऐसी ख़राबी है जिसके रिपेयर होने के अंदर ज़्यादा खर्चा है, इस वजह से वो निकाल रहा है। आप अगर गांव वालों को बेवकूफ़ समझे तो शायद आप बेवकूफ़ रहेंगे, क्योंकि गांव वाले बकरों के अंदर ही पैदा और बड़े हुए हैं। उनको हमारे से बेहतर पता है कि जब बकरे का बच्चा पैदा होता है वो पता लगा लेते हैं कि ये बकरे का बच्चा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये किसकी नस्ल का है, इसका बाप कौन है, माँ कौन है, इसके बच्चे कैसे होने चाहिए, ये बच्चा उस कैपेबिलिटी का हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर उनको लगता है कि ये बच्चा अच्छे क्वालिटी का है, तो मैं यहाँ तक जानता हूँ कि 2 महीने का कोटे का बच्चा लाख रुपए में भी बिकता है गांव में। तो कोई 25 किलो का बकरा 5,000 में गांव में क्यों बेचेगा कि वो कट्टू के अंदर बिकने को आए? तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो समझदार को काफ़ी इशारा काफ़ी है कि डेफिनेटली अगर आप चाहें तो देवनार से भी कोटे ख़रीद सकते हैं, लेकिन आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि अगर आप देवनार से कोटा ख़रीद रहे हैं तो क्या वो कोटे की नस्ल अच्छी है या नहीं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बात आपको बोलना चाहूँगा, प्लीज़ सस्ते की लालच में ना जाएं। अगर आपको कोई 50 लाख की मर्सिडीज़ 5 लाख में दे रहा है तो सस्ते की लालच में जाके जल्दी ना करके ख़रीदें, क्योंकि कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप 5 लाख के अंदर ख़रीदने को गए 50 लाख की मर्सिडीज़, वो मर्सिडीज़ आने के बाद मर गई, मतलब आपका बकरा मर गया, या आपका बकरा पहुंचा ही नहीं, या सामने वाला पैसा लेके गायब हो गया, या बकरे के अंदर ऐसा डिफ़ॉल्ट निकला कि उसकी बीमारी के अंदर आपका 15-20 लाख रुपए और खर्चा हो गया। तो मतलब आप ये पकड़ के चलें, अपने दिमाग में डाल लें कि डेफिनेटली मर्सिडीज़ है कोटा। मैंने 20 साल से देख रहा हूँ, पहले भी एक्सपेंसिव था, कल भी एक्सपेंसिव था और आज भी एक्सपेंसिव है। जो लोग कहते हैं कि भाई
इतना एक्सपेंसिव है तो सब कैसे अफोर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन मार्क ये भी आता है कि मर्सिडीज एक्सपेंसिव होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मर्सिडीज को मारुति के भाव में बेच के सब खरीदे, नहीं खरीद सकते। कुछ चीज़ें होती है जो हर इंसान नहीं खरीद सकता, लेकिन 10 के बदले में एक चीज़ आप खरीद सकते हो। आप समझ रहे हैं बोलने की बात। मैं किसी को भी ये नहीं बोल रहा कि आप अपना शौक मार दें, ना उम्मीदी कुफ्र है, लेकिन झूठी उम्मीद किसी को दिलाना वो भी कुफ्र है। मर्सिडीज के नाम पे मारुति का इंजन देना ये भी गलत है। मेरा बोलने का मतलब ये है, आप कोटा बोल के एक क्रॉसिंग वाला बकरा दें वो गलत है। आप सस्ते में बोल के, सस्ता कोटा बोल के कट्टू कोटा थमा दें वो गलत है। कि सामने वाला वो बकरे के ऊपर 1 साल नहीं 2 साल मेहनत करते रहे, ना बकरे का रुबाब खुले ना खूबसूरती खुले, फ़ायदा क्या है। सामने वाले के इमोशंस से खेल के उसको एक झूठा कोटा दे के सस्ते में क्या फ़ायदा है। भले उसको थोड़ा इंतज़ार करने दें, उसका थोड़ा बजट बढ़े, ऐसी चीज़ ले कि वो ज़िंदगी भर याद करे कि हाँ मैंने ये चीज़ खरीदा था। तो फिर से मैं अपने पॉइंट पे आऊँगा कि मैं ये गिव अवे क्यों देता हूँ। तो मेरा जो पास्ट था ऐसा था, और मुझे पता है कि कोटा एक्सपेंसिव है, इसी वजह से मेरे फार्म पे मुझे दिन के अंदर 100 बकरे आते हैं बिकने के लिए गांव से भी। लेकिन 100 में से भी मैं खाली एक बकरा सिलेक्ट करता हूँ, वो भी हफ्ते में मैं एक बकरा ख़रीदता हूँ, हफ्ते या महीने के अंदर। तो मतलब 1000 बकरों में से मैंने 2 बकरे सिलेक्ट करके ख़रीदा। तो मुझे पता है कि वो 2 बकरे उस कैटेगरी के हैं, उस लेवल के हैं, तभी मैंने पहले ख़रीदा। एक बात और आपको आगे बोलूँ कि मैं कभी भी अपने कोई भी भाई को अगर कोई भी बकरा मैं दिखाता हूँ, मैं इसका उसका बकरा नहीं दिखाता जो आजकल चल रहा है हर जगह पे गांव में अक्सर, कि बकरा की एक वीडियो आती है, 10 लोग वो बकरा दिखाते हैं और पता चलता है कि बकरा वो किसी 12वें इंसान का है, 11वें इंसान का भी नहीं, 12वें इंसान का है। और 2-3 लोगों से टोकन मिल गया और पता चला बकरा किसी 15वें इंसान ने ख़रीद के लेके चला गया, और वो टोकन रिटर्न मिलने के लिए कम से कम 1 महीना फिर से जाता है। तो ऐसी हरकत मैं नहीं करता। मैं भले कम खरीदी करता हूँ, फास्ट खरीदी करता हूँ, लेकिन मैं खरीदी पहले खुद पर्सनली करता हूँ। जब मुझे यकीन रहता है कि हाँ ये बकरे के अंदर मुझे कॉन्फिडेंस है और ये बकरा मुझे पता है कि थरा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, सिक्के से लेके, कान से लेके, चाल से लेके इसकी बॉडी लेंथ, क्योंकि मैं बकरे की हाइट से ज़्यादा बॉडी लेंथ देखता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर कि 40 इंच के बकरे जितने भी देवनार में खड़े रहते हैं ऑलमोस्ट सब सेम दिखते हैं, लेकिन जो चीज़ अट्रैक्ट करती है सबसे ज़्यादा वो बकरे की लंबाई होती है। बकरा जितना घोड़े के जैसा लंबा दिखता है उतना ज़्यादा कशिश वाला दिखता है। तो मैं बकरे की लंबाई के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ ख़रीदने के टाइम पे। तो जब मैं 1000 बकरों में से 2 बकरे ख़रीदता हूँ, और वो 2 बकरे मैं पर्सनली ख़रीदता हूँ, अपने फार्म पे लाता हूँ, अपने फार्म पे लाने के बाद उसको कंप्लीट 100% सेट करता हूँ, और सेट करने के बाद ही बेचने के लिए निकालता हूँ, तो डेफिनेटली जब मेरी हर चीज़ एक्सपेंसिव रहती है तो बकरा भी जब 100% मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूँ और 100% ओवरऑल खूबसूरती के ऊपर बकरा है और हर चीज़ है बकरे के अंदर, तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव रहेगा। इसी वजह से जब मेरे फार्म का हर बकरा उस लेवल का रहता है तो हर इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता, ये मैं जानता हूँ। इसी वजह से मैं अपने फार्म के ऊपर ब्रीडिंग सेटअप भी डाला हूँ कि अगर किसी भाई को हाई क्वालिटी लाइन के बकरे चाहिए हैं मुझसे, हमारे फार्म से चाहिए है, हमारे फार्म की ब्रीड चाहिए है, तो अगर एक्सपेंसिव है और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वो बड़े ब्रीडर के बदले में उसका बच्चा लें।
बच्चे भी आ जाते हैं 20,000 से लेके 50,000 के बीच में। जो बच्चे आप बुक करते हैं 1 या 2 महीने के ड्यूरेशन में, और वो बकरे अल्लाह ने की दे 6 महीने तक, जब तक बच्चे नहीं होता तब तक उसकी पलाई फ्री है। तो इनडायरेक्टली जो आप बच्चा ख़रीदते हैं और जो बच्चे की आप पेमेंट करते हैं वो 6 महीने के बच्चे की रहती है। साथ ही साथ मैं आपको पूरे, मैं नहीं जानता और कौन है पूरे हिंदुस्तान में, मैं बकरों के ऊपर ऑलमोस्ट 1 साल नहीं 5 साल से इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस दे रहा हूँ। अगर छोटा बच्चा है तो आप 3 महीने के इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं। अगर 50,000 के ऊपर का बकरा है तो आप 3 महीने से लेके 10 महीने के इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं, जिसके अंदर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना एक्स्ट्रा। मैं आपको चीज़ भी क्वालिटी की दे रहा हूँ, कंप्लीट वैक्सीनेटेड। ऐसा नहीं कि 2 दिन के अंदर सब वैक्सीनेशंस हो गई, नहीं, 6 महीने, कम से कम 6 महीने के अंदर मैं हर वैक्सीन कर लेता हूँ। जब बकरा नई जगह पे आता है वो डिप होता है, उसकी हेल्थ डिप होती है, उसका वेट गिरता है, 20 से 25% नीचे गिरता है, और फिर गिरने के बाद वापस से अपने वो सेम लेवल पे आता है, फिर उसके बाद इंक्रीज होता है। तो ये 6 महीने के अंदर बकरा गिरता भी है, उभरता भी है, और अपने ऊंचाई के ऊपर भी आता है। उसकी कंप्लीट वैक्सीनेशंस हो चुकी रहती है, कंप्लीट माउथ फीडिंग के ऊपर सेटल हो जाता है, कंप्लीट महाराष्ट्र के क्लाइमेट के अंदर सेट हो जाता है। उसके बाद मैं आपको बेचता हूँ, वो भी आपको मैं इंस्टॉलमेंट का ऑप्शंस देता हूँ, जो आप आराम से अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट भी दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। अब पहला क्वेश्चन फिर से आया कि मैं गिव अवे क्यों देता हूँ। मैं इसी वजह से देता हूँ क्योंकि हर इंसान इतना एक्सपेंसिव बकरा अफोर्ड नहीं कर पाता। तो अगर वो इतना एक्सपेंसिव बकरा अफोर्ड नहीं कर पाता, तो जितनी मेरी ताकत है, परवरदिगार ने जितना मुझे ताकत दिया है, और अगर मेरी ख्वाहिश थी बचपन की तो मैं किसी और की भी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। तो ज़्यादा तो नहीं, साल में एक बकरा मैं 100% आपको 1 रुपये भी नहीं देना है, 100% कोटा फ्री में गिव अवे में देता हूँ। एक आसान सा सवाल रहता है, जो सवाल का आपको जवाब देना रहता है। जो जवाब सबसे बेस्ट लगता है उसमें से मैं बेस्ट सवाल के जवाब सिलेक्ट करता हूँ। मतलब अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ 1000 रिप्लाइज़ आए सवाल के, और 1000 रिप्लाइज़ मैं पढ़ता हूँ, उसमें से मैं 100 रिप्लाइज़ सिलेक्ट किया। अभी 100 रिप्लाइज़ जो मैं सिलेक्ट करता हूँ उसके ऊपर मैं परवरदिगार का इस्तिखारा करवाता हूँ। मैं ये आज आपसे बोल रहा हूँ कि मैं गिव अवे का विनर कैसा सिलेक्ट करता हूँ। अब जो 1000 मुझे आप रिप्लाइज़ देते हैं सवाल के जवाब, जो सवाल के जवाब सही है और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, वो मैं अगर 100 सवाल के जवाब सिलेक्ट करता हूँ, मैं 100 हर जवाब के ऊपर इस्तिखारा दिखाता हूँ कि क्या परवरदिगार तू राज़ी है कि ये शख्स को ये बकरा गिव अवे में दिया जाए। तो 100 में से जो 10 हाँ आते हैं उसकी मैं चिट्ठी बनाता हूँ। 10 चिट्ठियों में से आपके सामने लाइव वो 10 नाम लिखे जाते हैं जो परवरदिगार की मसलियत से, परवरदिगार के मर्ज़ी से सिलेक्ट किए गए किसी आलिम के थ्रू। क्योंकि परवरदिगार की पूरी कायनात ये परवरदिगार की मखलूक है। हर कायनात का खल्क़ीली, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या इंस हो, वो परवरदिगार ने खल्क़ किया है। कौम और रिलीजन बनाना हमारे हाथ में है, लेकिन जितनी भी मखलूक है वो परवरदिगार की मखलूक है। और परवरदिगार अपनी हर मखलूक से प्यार करता है और हर एक का आमाल उसको ख़ुद देना है। तो मेरे लिए रिलीजन,
कोई बेस नहीं है। मेरे लिए हर इंसान इक्वल है जब तक उस इंसान के अंदर इंसानियत है, क्योंकि बाकी उसके खुद के कर्म उसको जन्नत में भी लेके जाएंगे या जहन्नुम में लेके जाएंगे, वो जाने और उसका परवरदिगार जाने। तो परवरदिगार जब उसको रिस्क देता है और मुझे भी रिस्क देता है, मुझ में और उसमें उसने कोई फ़र्क नहीं रखा, तो मैं कौन होता हूँ फ़र्क रखने वाला। तो मेरे कॉन्टेस्ट में कोई भी हिस्सा ले सकता है, कोई भी शौकीन हो, कोई भी जानवरों का शौकीन हो, जिसको दिल से बकरे पसंद हो, वो मेरे कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकता है। उसको सिर्फ सवाल का जवाब देना है, और जैसे मेरे पास ज़्यादा एंट्रीज़ आई और वो एंट्रीज़ में जो सवाल का सही जवाब है वो उसको मैंने शॉर्ट लिस्ट किया, उसके ऊपर मैंने इस्तिखारा दिखाया। इस्तिखारे में से मैंने 10 नाम इस्तिखारे में सिलेक्ट हुए। जो लकी ड्रॉ का दिन होगा उसके अंदर 10 नाम लिखे जाएंगे चिट्ठी के ऊपर, और उसको एक बोल में डाला जाएगा, और एक नाम उसमें से पिक किया जाएगा। तो जो भी नाम पिक किया जाएगा उसको वो बकरा, जो गिव अवे का बकरा होगा उस साल का, फ्री में, गिफ्ट में, हदिये में दिया जाएगा। और हदिये के बारे में मैं बताऊं कि इस्लाम कहता है कि हदिया आपकी ओनरशिप रहती है। आप हदिये को जो चाहे आप कर सकते हैं। चाहे तो आप कुर्बानी करें, चाहे तो आप बेचें, चाहे तो आप जो चाहे वो करें, क्योंकि हदिया देना सुन्नत है। हदिया देना और हदिया लेना बेहद सवाब है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद पसंदीदा सुन्नत में से हदिया देना है। और हदिया जो आपका होता है वो आपकी ओनरशिप हो जाती है। फिर अलग अलग मसलक है, जो मसलक आपको कहता है कि आप वो हदिये से कुर्बानी कर सकते हैं, बेशक आप वो हदिये से कुर्बानी कर सकते हैं, या आप अपने आलिम से पूछ के जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी ओनरशिप हो जाती है। एज़ फार एज़ किसी भी भाई को अगर उसका पसंदीदा बकरा मिले जो अच्छे क्वालिटी और हाई ब्लड लाइन का हो, उसको पालने में भी उसको खुशी होगी, और अगर उससे उसकी कोई मदद मिल जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये 2021 हमारा 6th ईयर होगा गिव अवे के अंदर। जब मैंने 6 साल पहले ये शुरू किया था, आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी कभी भी बकरा गिव अवे में दिया रहेगा। अल्लाह का एक एहसान है कि हमारे गिव अवे देने के बाद काफ़ी लोगों ने ये गिव अवे स्टार्ट किया, और अच्छी आदत अपनाना भी बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्र है परवरदिगार का। और ये इंशाल्लाह हमारा 6th गिव अवे होगा, और ये गिव अवे के अंदर मैंने एक आपसे मशवरा किया था कि हर साल हम एक बड़ा कोटा बकरा गिव अवे में देते हैं, तो उसके अंदर एक शौकीन का शौक़ पूरा होता है। तो अगर आपकी राय हो तो एक बकरे के बदले में मैं 3 बच्चे गिव अवे में दूं। मतलब बच्चे भी बहुत छोटे बच्चे नहीं होंगे, वो बच्चों की भी एज 7-8 महीना, 5 महीना, 4 महीने के करीब की होगी। वो बच्चे 3 बच्चे अगर गिव अवे में दूं तो 3 बच्चों को गिव अवे में मिलेंगे, तो 3 विनर सिलेक्ट किए जाएंगे, और 3 भाइयों का शौक पूरा होगा। तो मैंने एक पोल रखा था यूट्यूब पे, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 300 के आसपास वोटिंग्स आई, और अप्रॉक्सीमेटली 90% लोगों ने कहा है कि 3 बच्चे गिव अवे में दिया जाए। तो इसी वजह से इंशाल्लाह 2021 के अंदर एक विनर नहीं होगा, मैं 3 विनर सिलेक्ट करूंगा इंशाल्लाह, और 3 बकरे एक बकरा गिव अवे में दिया जाएगा। और इंशाल्लाह वो तीनों बकरों की वीडियो मैं जल्द अपलोड करूंगा। इस बार का क्या सवाल होगा वो भी मैं जल्द अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। ये वीडियो
पार्ट 2 में शायद जाएं। उससे पहले एक पॉइंट जो काफ़ी हॉट टॉपिक रहा है ये 2021 के स्टार्ट का, कि जेडी फार्म, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि भाई आपका जेडी फार्म से क्या ताल्लुक़ है, क्या आप इमरान भाई को जानते हो? जेडी फार्म के ऊपर इतना बकरे मर रहे हैं और जेडी फार्म लूट रहा है और जेडी फार्म धोखेबाज है और इमरान भाई धोखेबाज है, इमरान भाई बकरों को मार देते हैं, इतने अकड़ू हैं और बकरों का ख्याल नहीं रखते हैं और हमारे इतने बकरे मरे हैं और काफ़ी बकरे बहुत तकलीफ़ में हैं। कुछ वीडियो बनाएं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो मेरी ये राय है, मैं आपको आज बताता हूँ कि बकरों का शौक़ जो मेरा शुरू हुआ है वो इमरान भाई उसके अंदर एक अहम रोल प्ले करते हैं।